हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी में लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल टॉपिक की जिसका नाम है पावर। तो पावर क्या होता है बच्चों? हमने इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी एनर्जी की बात कर ली है और वर्क डन की बात कर ली है और अब हम बात करेंगे पावर की। देखिए बच्चों, पावर होता है बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क और एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। मतलब कितना जल्दी वर्क हो रहा है वो आपकी ताकत को, मतलब वो आपकी पावर को बताता है। ठीक है ना। पावर का मतलब केवल वर्क नहीं है, वर्क कितनी जल्दी हो रहा है वो मैटर कर रहा है। मतलब मान लिया एक सीढ़ी है जिस पर आप चढ़ रहे हो, एक सीढ़ी है जिस पर आप चढ़ रहे हो। अगर आप आराम आराम से चढ़ रहे हो और बहुत लंबा समय ले रहे हो तो पावर आएगी कम, और अगर आप जल्दी जल्दी सीढ़ी पे चढ़ जाते हो, जल्दी जल्दी भाग के सीढ़ी पे चढ़ जाते हो तो पावर आएगी ज्यादा। अगर आप डंबल्स उठा रहे हो, 1 2 3, अगर आप डंबल्स उठा रहे हो और आराम आराम से उठा रहे हो तो पावर है कम, जल्दी जल्दी उठा रहे हो तो पावर क्या है? ज्यादा है। तो कितना तेजी से वर्क कर रहे हो उससे पावर निकलती है, कितनी जल्दी जल्दी एनर्जी को खर्च किया जा रहा है उससे पावर निकलती है। ठीक है ना। तो अगर कहें पावर क्या है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? तो पावर का फॉर्मूला होगा बेटा क्या? वर्क डन पर यूनिट टाइम रेट। अगर रेट की बात करना चाहते हो, ये तो हम एक एवरेज पावर को डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, दिस इज एवरेज पावर, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर आप इंस्टेंटेनियस पावर को डिफाइन करना चाहते हो तो dw बाय dt लिख पाओगे, dw बाय dt लिख पाओगे। ये हो जाएगी बेटा इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस। सर जी बहुत भारी भरकम इस्तेमाल कर लिए आपने, अपने शब्दों को बहुत भारी भरकम इस्तेमाल किया। इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट पे कितना है, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी है, वैसे ही इंस्टेंटेनियस पावर अलग अलग समय पर अलग अलग पावर हो सकती है। तो किस समय पर कितनी पावर है उसके लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। जब डिफरेंशिएशन आता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस। और जब हमारे पास क्या आता है, टोटल चेंज अपॉन टोटल टाइम इज द एवरेज। जब टोटल की बात करते हैं, बड़े इंटरवल की बात करते हैं तो वो एवरेज देता है हमें, और जब हम छोटा इंटरवल लेते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं तो इंस्टेंटेनियस चीजें निकलती हैं। तो ये बड़ा इंस्टेंटेनियस पावर, यह है इंस्टेंटेनियस पावर। अच्छा, dw को हम क्या लिख सकते हैं? dw कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, F डॉट dr, ये है dw। और इसको अगर हम कर दें dt से डिवाइड, इसको अगर हम कर दें dt से डिवाइड तो dr बाय dt क्या होगा? dr बाय dt क्या होगा? तो dr बाय dt होता है वेलोसिटी, ये होता है बेटा वेलोसिटी, F डॉट v। तो बेटा पावर, इंस्टेंटेनियस पावर को आप dw बाई dt भी बोल सकते हो और इसको आप F डॉट v भी बोल सकते हो, फोर्स डॉट वेलोसिटी भी बोल सकते हो, F डॉट v भी बोल सकते हो। आई बात समझ में आपको? अच्छा, अगर हम वर्क डन की बात करें तो टोटल वर्क डन किसके बराबर होता है बेटा? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको बोलते हैं बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम? ये होती है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो हम कह रहे हैं वर्क डन को आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो, डिवाइड बाय टाइम टेकन हो जाएगा, ये डिवाइड बाय टाइम टेकन भी हो जाएगा। ये आई बात समझ में आपको बेटा? ठीक है। ओके, तो ये आपके पास फॉर्मूले आ गए। अब बात करते हैं बेटा इसकी यूनिट की, क्या होती है इसकी यूनिट। ठीक है, तो आइए
वर्क या काइनेटिक एनर्जी की यूनिट होती है जूल्स, ठीक है, और टाइम की होती है बेटा सेकंड। तो जूल्स पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर, जूल्स पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है ना। अच्छा जी, इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा वॉट्स, डब्ल्यू से लिखते हैं वॉट्स। तो जूल्स पर सेकंड या फिर वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है ना। वॉट है, ठीक है ना, वट नहीं है, वॉट है, ठीक है, WATT, ठीक है ना। हिंदी वाला वॉट नहीं है, इंग्लिश वाला वॉट है, ठीक है, WATT, ठीक है, दैट्स वॉट, ठीक है। तो जूल्स पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। आइए अब इसके ऊपर हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है। बट सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के लिए ये है कि ऐसा कौन सा फोर्स है जिसका वर्क डन हमेशा जीरो होगा, हमेशा शून्य होगा, ठीक है ना। ऐसा कौन सा फोर्स है जिसका वर्क डन हमेशा शून्य होगा, हमेशा जीरो होगा। कौन सा फोर्स है ऐसा, इमेजिन करके बताइए, सोच के बताइए, ऐसा कौन सा फोर्स है जिसका वर्क डन हमेशा जीरो होता है, या जिसका पार हमेशा जीरो होता है, जो पार डिलीवर नहीं करता है, जिसका पार हमेशा जीरो होता है। ऐसा कौन सा फोर्स होता है, ठीक है। तो देखिए बेटा, ध्यान से देखना, हमने कहा पार के लिए फॉर्मूला है F.V, पार के लिए फॉर्मूला है F.V, फोर्स डॉट वेलोसिटी। पार के लिए फॉर्मूला है बेटा फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो पार जीरो कब होगी, पार जीरो तब होगी जब या तो फोर्स ही जीरो हो, अगर फोर्स ही जीरो तो बात करने का मतलब ही नहीं उठता, या फिर वेलोसिटी जीरो मतलब रुका हुआ है। मतलब अगर मैंने क्या किया, मैंने इस बोर्ड पे धक्का लगाया, धक्का लगाना तो पूरी जान से धक्का लगाना है, ठीक है ना, लेकिन बोर्ड चला ही नहीं, बोर्ड चला ही नहीं, मैंने इस पे धक्का लगाया लेकिन बोर्ड चला ही नहीं। तो अगर बोर्ड नहीं चल रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, इसका वेलोसिटी है ही नहीं, तो मेरे फोर्स के द्वारा पार कितनी डिलीवर हुई, वो है जीरो। कोई पार यहां पे डिलीवर नहीं हो रही है, कोई वर्क यहां पर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो पार का मतलब केवल देसी लैंग्वेज में जो हम कहते हैं ना ताकत, ताकत, खाली वो ताकत नहीं है, ठीक है ना, मैकेनिकल पार की बात कर रहे हैं यहां पे, जो वर्क डन से रिलेट करता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल देसी नहीं बन जाना आपको, सर पार का मतलब तो ताकत होती है, मेरे में घड़ी ताकत है, ठीक है ना, ये नहीं कहना है, ठीक है। पार का मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितनी रफ्तार से वर्क हो रहा है या एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है। जब वर्क नहीं होगा तो पार भी डिलीवर नहीं होगी। तो अगर मैं इस पे जोर लगा रहा हूं लेकिन ये चल नहीं रहा, जोर लगा रहा हूं लेकिन ये चल नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसमें कोई पार डिलीवर नहीं हो रही, कोई वर्क इसके ऊपर नहीं हो रहा, ठीक है ना। फोर्स तो है, फोर्स तो है, बल तो है, लेकिन पार डिलीवर नहीं हो रही, ठीक है ना। उसका तो टप गए हाथ हमारे, ठीक है, वो जो हमने पार यहां पे लगाई है ना, वो इस पे डिलीवर नहीं हो, ठीक। अच्छा जी, ओके। अब जैसे जमीन पे आप पुशअप कर रहे हो, जमीन पे जा रहे हो, पुशअप कर रहे हो या सिटअप्स कर रहे हो, उठक बैठक कर रहे हो, ठीक है ना, आपके मास्टर ने जो है आपको पनिशमेंट दे दी है, अब आप उठक बैठक कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसे उठ रहे बैठ रहे हो। तो अब जो जमीन है, जमीन पे कितना पावर डिलीवर किया आपने, आपने कोई पावर डिलीवर नहीं किया जमीन, जमीन पर आपने कोई पावर डिलीवर किया ही नहीं, क्योंकि जमीन थोड़ा हिला दोगे आप, अरे भैया छोटा भीम थोड़े ना हो, जमीन थोड़ा ना हिला दोगे आप, उठक बैठक कर रहे हो तो आप ऊपर से जा रहे हो, जमीन तो वहीं बैठी हुई है, तो जमीन के ऊपर कितना पावर डिलीवर हुआ आपका, जीरो। जमीन को कोई एनर्जी नहीं मिल रही है आपसे, आपने जमीन पर कोई वर्क नहीं किया है उसकी। आई बात समझ में आपको। तो पार क्या है, F.V है। तो पार जीरो कब हो सकती है, या तो फोर्स जीरो हो या फिर वेलोसिटी जीरो हो, मूव ही ना करे, वो रुका रहे। लेकिन मैंने कहा ऐसा फोर्स बताओ, ऐसा फोर्स बताओ, ठीक है ना, जिसकी वजह से वर्क डन हमेशा जीरो आएगा, चाहे ऑब्जेक्ट चले या ना चले। भाई ना चलो जीरो है ही, पर अगर चले भी तो भी वर्क डन जीरो हो, मतलब फोर्स भी लग रहा हो, वेलोसिटी भी आ रही हो, लेकिन तब भी पार जीरो हो या वर्क डन जीरो हो, ठीक है ना।
अब ये कैसे चमत्कार हो गया? तो ये चमत्कार है इस डॉट प्रोडक्ट का, ये चमत्कार है बेटा इस डॉट प्रोडक्ट का। तो वो क्या होगा? F इंटू वी इंटू कॉस थीटा, मतलब जब थीटा 90 हो जाएगा ना तो ये पार तब भी कितनी आएगी? 0 आएगी। अब एक ऐसा फोर्स जो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, एक ऐसा फोर्स जो वेलोसिटी के हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर होता है, वो कौन सा फोर्स है? वो कौन सा फोर्स है बेटा? कई बार मेडिकल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना? तो बताओ कौन सा फोर्स है जिसका वर्कडन हमेशा 0 आने वाला है? तो दो फोर्स हमारे पास है। एक फोर्स तो आप 11th क्लास में ही पढ़ते हो और उसको हम कहते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, और ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी से 90 डिग्री पर होता है। इसीलिए इस फोर्स के कारण कभी भी वर्क डन नहीं होगा और कभी भी इसका पावर डिलीवर नहीं आएगा। अच्छा जी, सर जी दूसरा कौन सा है? तो दूसरा हमारे पास जो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा होता है बेटा मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? आप 12th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है ना? मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं फोर्स का होता है बेटा Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा फॉर्मूला है आप लोगों के लिए, फिलहाल इसकी चिंता करने वाली बात नहीं है, बट ये भी एक ऐसा फोर्स है जिसका वर्क डन 0 आता है, जिसका पावर डिलीवर 0 आता है। दो फोर्सेस हमारे पास ऐसे हैं जिनका पावर हमेशा 0, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड मैग्नेटिक। ठीक, चलिए तो हम मोटा मोटी बात समझ गए। इंस्टेंटेनियस पावर के लिए हमें ये लिखना है, एवरेज पावर के लिए क्या लिखना है? एवरेज पावर के लिए लिखना है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, या फिर टोटल चेंज इन काइनेटिक टोटल टाइम। ठीक, आइए बेटा कुछ प्रश्न अब इसमें हम लगाने की करेंगे कोशिश, कुछ प्रश्न हम इस पे लगाने की करेंगे कोशिश। आइए, तो पहला प्रश्न है कि एक मोटर पंप है हमारे पास, एक मोटर पंप है। तो घर, सबके घर में बेटा मोटर लगी है, मोटर से पानी चढ़ता है, पानी ऊपर आता है, टंकी में जाता है। तो मोटर कौन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 300 किलोग्राम पानी, 300 किलोग्राम पानी हर मिनट, मतलब 60 सेकंड में 300 किलोग्राम पानी को, ठीक है, फ्रॉम अ वेल ऑफ डेप्थ 20 मीटर, मतलब एक कुआं है, उस कुआं की जो डेप्थ है ना वो 20 मीटर है, उस 20 मीटर से पानी को उठा रहा है। कितना पानी उठा रहा है? 300 किलोग्राम। कितने समय में? 60 सेकंड में। ठीक है, वो उठा रहा है कितना? 20 मीटर से। और कहां डिलीवर कर रहा है? 20 मीटर की हाइट पर। तो अब सबसे क्या करना है बेटा? सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? सबसे पहला काम क्या होता है? अब तो बेटा रट गया होगा आपको। सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम। ठीक है, ठीक है बच्चा। आओ, यहां एक टंकी है, इस टंकी की हाइट कितनी है बेटा? इस टंकी की हाइट हमारे पास है 20 मीटर के बराबर, और डेप्थ कितना है इसका? इसका डेप्थ है 20 मीटर। तो यहां पर पानी है, तो यहां से पानी उठाकर वो टंकी में डाल रहा, तो कितना हाइट इस पानी का बढ़ रहा है? तो 20 + 20 इज 40 मीटर। हाइट रेज्ड, हाइट रेज्ड कितना है बेटा? हाइट रेज्ड ये है बेटा 40 मीटर का हाइट रेज्ड, 40 मीटर का हाइट बढ़ गया। ठीक है ना? अच्छा, कितने किलोग्राम पानी था? 300 किलोग्राम पानी था। तो कितना मास है बेटा? कितना मास है बेटा? 300 किलोग्राम है। 300 300 किलोग्राम पानी है। कितना समय लिया बेटा? कितना समय लिया उसने? उसने लिया बेटा 1 मिनट। 1 मिनट में 300 ग्राम पानी खट से खट। ओके ओके, तो 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड। ओके, कितना पावर है इस मोटर पंप का? कितना पावर है इस मोटर पंप का? ठीक है, तो इस मोटर पंप ने जब पानी को नीचे से ऊपर लेकर आया तो पानी में कौन सी एनर्जी इंक्रीज करी उसने? कौन सी एनर्जी इंक्रीज करी उसने? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करी। उसने नीचे से ऊपर लाने में कौन सी एनर्जी इंक्रीज कर दी है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर दी। ठीक है ना? तो जो भी वर्क हो रहा है यहां पे वो उस
पंप का जो वर्क है वो कहां जा रहा है, वर्क कहां जा रहा है, वो पानी की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है, वो पानी की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय पंप, वर्क डन बाय पंप क्या है, पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय वाटर, गेन्ड बाय वाटर है। अभी आप कहोगे सर ये तो चिटिंग कर दिया आपने, चिटिंग कर दी। बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा मैंने चिटिंग कर दी, क्यों? तो मैंने यहां लिखाया वर्क डन है टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा होता क्या है, देखो ये जो वर्क डन होता है ना, ये टोटल वर्क डन होता है, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। तो ये टोटल पावर एक तरीके से आप कह सकते हो, नेट टोटल पावर, ठीक है। अब यहां पर क्या है, केवल पंप के बारे में पूछा गया, केवल पंप के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो हमें केवल पंप का वर्क डन देखना है, टोटल नहीं देखना। अब यहां पर कौन कौन है, यहां पर इसके ऊपर दो लोग काम कर रहे हैं एक पंप काम कर रहा है और दूसरा ग्रेविटी काम कर रही है, ग्रेविटी काम कर रही है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वर्क डन बाय पंप प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये होगा टोटल का, ठीक है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हुई नहीं है, काइनेटिक एनर्जी तो यहां पे चेंज हुई नहीं है, ठीक है। तो कौन चेंज हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, काइनेटिक चेंज नहीं हुई। अच्छा वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं बहुत टेक्निकल हो रहा हूं वहां पे, ठीक है, क्योंकि ये बात समझानी है आपको, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि वर्क डन बाय पंप माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी का वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी का चेंज करता है, जितना वर्क डन ग्रेविटी करेगा उसका नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, इक्वल्स टू काइनेटिक का चेंज जो कि जीरो है, यहां भी रुका हुआ था, टाइम का भी रुका हुआ है। तो वर्क डन बाय पंप क्या आ गया, बेसिकली वर्क डन बाय पंप क्या आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो यहां से आया वर्क डन बाय पंप इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर, ठीक है ना। तो चिटिंग नहीं करी है मैंने, बस सादी भाषा में बताने की कोशिश कर रहा था जो आपको हजम नहीं हो रही थी, ठीक है। ऐसा मुझे लगा टेलीकिनेसिस से, मुझे लगा, मुझे ऐसा फील हुआ कि यदि आपको फील नहीं आई है तो ये बता दिया, लेकिन इसको देख के डरना नहीं है, सिंपल सी भाषा समझनी है। अब आपको सिंपल भाषा क्या कहती है, अगर पानी ऊपर जा रहा है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी राइज कर रही है तो कोई ना कोई उस पर वर्क करके उसकी पोटेंशियल एनर्जी को राइज कर रहा होगा। तो कौन वर्क कर रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी राइज करने के लिए, ये पंप कर रहा है। तो वर्क डन बाय पंप कहां जा रहा है, वर्क डन बाय पंप कहां जा रहा है, तो बेटा ये वर्क डन बाय पंप जा रहा है उसकी काइनेटिक सॉरी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, पानी की पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा है, ठीक। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी रेज किया बस हमें वो देखना है, ठीक है। सो वर्क डन बाय पंप इज इक्वल्स टू, वर्क डन बाय पंप इज इक्वल्स टू mgh। m कितना बेटा 300, g कितना बेटा 10, ठीक है ना। अब देखो मुझे यहाँ पे 1.96 0. ऐसे कुछ डेसिमल्स में दिख रहे हैं, तो हो सकता है इसने g को 9.8 लिया, ये हिंट होता है आपका 9.8 लिया, ठीक है। अगर आप 10 लेके भी निकालोगे ना तो आसपास आ जाएगा, तो आप बोल सकते हो, अगर आपको टेंशन है मैं 10 ले देता हूं, अभी आप कहोगे सर आपने 9.8 के लिए समझ नहीं आ रहा है। लो mgh, h कितना है 20 प्लस 20, 20 प्लस 20 कितना होता है 40 होता है, 20 प्लस 20 कितना होता है 40 होता है, mgh mgh mgh, ठीक है ना। दैट इज द वर्क डन बाय द पंप, इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब पावर क्या होगी, पावर ऑफ पंप क्या होगा बेटा, ये होगा वर्क डन बाय पंप डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो वर्क डन बाय पंप कितना है, 4 3 12, 1 2 3 4 4 0, 1 2 3 4 4 0, और टाइम कितना 60 सेकंड का टाइम है, 60 सेकंड का टाइम है, तो डिवाइड बाय 60 करेंगे, इससे ये कटेगा, तो कितना है 2 1 2 3 2000 वॉट या फिर 2 किलोवाट, 2 किलोवाट। अब देखो बेटा 2 किलोवाट के सबसे नजदीक कौन है, 1.96 चलेंगे, 2 हमारा एग्जैक्ट 2 आ रहा है यहां पे 1.96, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने g की वैल्यू 10 ली है, ठीक है। अगर 9.8 लेते तो वो 1.96 आ जाता, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, ठीक है। ये देखो ये जिपमर में आया था, मेडिकल के एग्जाम में आया था, जिपमर में आया था 2001 के अंदर, और 2002 में भी आया था क्वेश्चन, 2002 में भी आया था। ऐसे क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है मेडिकल एग्जाम में स्पेसिफिकली, ठीक बेटा। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक फोर्स है, और कितना फोर्स है बेटा, ये है 2i कैप प्लस 3j कैप
प्लस 4k कैप, ये हमारे पास फोर्स है। और ये बॉडी पे लग रहा, कितने समय के लिए लग रहा, ये 4 सेकंड के लग रहा। एंड प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ, और ये डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, डिस्प्लेसमेंट है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। पावर यूज्ड इज, कितना पावर आएगा, कितना पावर आएगा, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हाउ विल वी फाइंड आउट, हाउ विल वी फाइंड आउट, आइए देखते हैं। पॉज करें, सॉल्व करें, आंसर मेंशन करें कमेंट्स के अंदर, कमेंट्स के अंदर अपने आंसर को मेंशन कर देना है, कमेंट्स के अंदर अपने आंसर को मेंशन करते चलिए, बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए देखते हैं, देखते हैं बच्चा। देखिए वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है बेटा, फोर्स कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक, तो अब डॉट प्रोडक्ट लेते कैसे हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते कैसे हैं, तो बेटा हम i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। i को i, j को j, k को k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आइए करते हैं मल्टीप्लाई। जब i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, करिए मल्टीप्लाई, क्या आएगा बताओ, 2 तिया 6, 3 चौका 12, 4 पंजा 20, कितना हुआ बेटा 38, 12 6 18 और ये 38 जूल्स। ये तो केवल वर्क आया है, अभी तो पार निकालना बाकी है, पार निकालना बाकी है। व्हाट इज पार, व्हाट इज पार, पार क्या होगा, पार होगा वर्क अपॉन में टाइम। वर्क कितना 38 जूल्स, समय कितना लगा उसको, समय लगा 4 सेकंड, 4 सेकंड, 4 निम्मा 36, 4 पंजा 20 वाट्स, 9.5 9.5 वाट्स। बड़ा सीबीएसई पीएमटी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, मेडिकल 2001 में आया क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन था बेटा, 4 नंबर जेब के अंदर, 4 नंबर जेब के अंदर आपके आ चुके हैं बेटा। ठीक है, कुछ कॉन्फिडेंस फील हो रहा है बेटा, 4 नंबर जेब के अंदर। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक है, अ कार ऑफ मास 1250 किलोग्राम इज मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। तो पहला काम, सुंदर डायग्राम, हमने कहा कि एक कार है, कार को मैंने एक बक्से से दिखा दिया। ठीक है, इसका मास है 1250, बहुत शानदार, और ये चल रही 30 मीटर पर सेकेंड से। इसका जो इंजन है दैट इज डिलीवरिंग 30 किलोवाट इसका इंजन जो है इसको डिलीवर कर रहा है। तो जब इंजन पावर को डिलीवर करेगा तो वो इंजन की वजह से इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए। अगर ये हिल पे चढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना चाहिए, अगर ये हिल पे चढ़ रहा है और रफ्तार बढ़ रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल बढ़ रही है। बट वो एनर्जी कौन बढ़ाने में मदद कर रहा, वो इसका इंजन इसको एनर्जी दे रहा। कितनी एनर्जी दे रहा है, 30 किलोवाट, मतलब 30,000 जूल्स पर सेकंड इसको मिल रहे। ठीक है, लेकिन अब ये कह रहा व्हाइल अ रेजिस्टिव फोर्स ड्यू टू सरफेस इज 750 न्यूटन, मतलब जमीन पे एक रेजिस्टिव फोर्स है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी एनर्जी लूज हो रही है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी क्या हो रही है, लूज हो रही है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो रहा है, अब जो इंजन ने इसको एनर्जी दी है वो कहां जा रही है, जो इंजन ने इसको एनर्जी दी है वो कहां जा रही है, एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को राइज करने में जाएगी, और दूसरा फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन है वो उसके अंदर चली जाएगी, उसके वर्क डन में चली जाएगी। ठीक है, तो देखो, तो इसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए अल्टीमेटली कितना एनर्जी या पावर मिल रहा है, इसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए कितना एनर्जी या पावर मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा पावर डिलीवर्ड टू रेज द स्पीड इज इक्वल्स टू नेट पावर जो उसने इंजन ने दी माइनस पावर जो कि फ्रिक्शन खा गया, तो अब क्या हो रहा है, इस इंजन को अगर देखें तो इंजन को पावर मिल रही है और वो खा भी रहा है फ्रिक्शन। बचा हुआ पावर से ये एक्सेलरेट करेगा, बचे हुए पावर से ये एक्सेलरेट करेगा, इसकी रफ्तार बढ़ेगी, बचे हुए पावर से इसकी रफ्तार बढ़ेगी।
तो कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट कैन बी गिवन टू द कार, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट कैन बी गिवन टू द कार, कार कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन दौड़ सकती है। अच्छा जी आइए, तो हमने कहा कि जो नेट पावर है वो कितनी है, वो तो कितनी है, वो है 30,000 वॉट, 30 किलो वॉट है, तो 30,000 वॉट की नेट पावर है, माइनस फ्रिक्शन कितना पावर खा रहा है, तो फ्रिक्शन खा रहा है 750, ये तो फोर्स है, ये तो फोर्स है, और रफ्तार कितनी है 30 है, तो मल्टीप्लाई बाय 30। देखो फ्रिक्शन की पावर कितनी है, तो फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई बाय रफ्तार, एफ इंटू वी होता है ना बेटा। देखो पहली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, देखो पहली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, अभी देखना यहां पे आएगा पहला स्लाइड, ठीक है, सॉरी ठीक, देखो तो पहली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि पावर होती है एफ इंटू वी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू वी ये पावर होती है, ठीक है बेटा। अच्छा आइए ठीक है, और अब देखते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। हमने यहां पर क्या कहा, हमने यहां पर कहा कि ये तो पावर इंजन ने मिली, और फ्रिक्शन की पावर वो जो खींच रहा है वो कितनी है बेटा, तो फ्रिक्शन का फोर्स मल्टीप्लाई बाय रफ्तार, एफ इंटू वी, ठीक है, इतनी पावर अल्टीमेटली इसको मिली टू इंक्रीज इट्स रफ्तार, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कहेंगे, इसके लिए बोलेंगे एफ मैक्स, जो इसको मिल रहा इंजन के कारण, ठीक है, एफ मैक्स इंटू रफ्तार, रफ्तार कितनी है 30, एफ मैक्स इंटू रफ्तार, रफ्तार कितनी है 30, ये हम कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एफ इंटू 30 जो नेट इसको फोर्स मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए, दिस इंटू 30, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू जो इंजन ने पावर दी माइनस जो फ्रिक्शन खा गया, ठीक है, दैट इज हाउ वी विल इंक्रीमेंट दिस। कितना आएगा बेटा, 30,000 माइनस 1 2 5 3 15 21 22, कितना आएगा माइनस करने पर 75,000, 75 2 0 और फिर 7500 ही आ रहा है, तो ठीक है, इज एफ मैक्स इंटू 30, एफ मैक्स कितना बेटा 250 आ गया, 250 आ गया, ठीक है 250, बट इसने एक्सेलरेशन पूछा है हमसे, तो फोर्स को बास से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो व्हाट इज ए मैक्स, ए मैक्स इज एफ मैक्स डिवाइड बाय मास, एफ मैक्स कितना है, एफ मैक्स है 250 डिवाइडेड बाय मास, मास है कितना हमारे पास 1250 है, तो ये कितना आया 1/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द आंसर। 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है पार का, ठीक है ना, आरपीटी के अंदर 4 नंबर जेब के अंदर। आइए भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हमने कहा कि इंक्लाइन प्लेन पे चलते हैं, ठीक है ना, इंक्लाइन प्लेन आ गया है। अब आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंजन है जिसका मास है 1 मेट्रिक टन या 1 टन या 1000 किलोग्राम, इसका मतलब कितना है 1000 किलोग्राम, ठीक है, इज असेंडिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, एंगल आपको दिया है tan इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है भैया, मतलब tan थीटा कितना है आपके पास, tan थीटा है आपके पास 1/2, ओके, और इसकी रफ्तार दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर, तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकंड एज वेल, सो 36 किलोमीटर पर आवर। तो हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, बहुत सिंपल सी बात है। तो इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय 5/18 आई विल गेट मीटर पर सेकेंड। अब कैसे आ रहा है 5/18, तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर और 1 घंटे का मतलब है 3600 सेकेंड, ठीक है। तो 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1000/3600 मीटर पर सेकेंड, तो ये कटेगा, ये 5 आएगा, ये 18 आएगा, बेसिकली 5/18 मीटर पर सेकेंड, 5/18 मीटर पर सेकेंड, 5/18 मीटर पर सेकेंड, दैट इज
द कन्वर्जन फैक्टर, तो 36 है तो 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करके विल गेट इन द मीटर पर सेकंड, तो इट विल बी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। आइए यहां लिखते हैं इसको 10 मीटर पर सेकंड। तो 1000 किलो है, 36 मीटर पर सेकंड से जा रहा, तो ये हमारे पास मतलब 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ठीक है। इधर कॉफी, अच्छा कॉफी फ्रिक्शन भी कितना है, 3 की पावर -1/2। 3 की पावर -1/2 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर -1/2 का मतलब होता है 1/3 की पावर 1/2 होता है 1/√3। दैट इज द मीनिंग ऑफ 3 की पावर -1/2। देन पावर of the engine in watts is, power of the engine in watts is, इसको ऊपर ले जाने के लिए, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये एक कांस्टेंट रफ्तार से जा रहा है, यहां पर कोई रफ्तार के बढ़ने की बात नहीं की जा रही, लेकिन ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इंजन इसको ऊपर लेके जा रहा है, लेकिन कौन रोक रहा है इसको, कौन रोक रहा है इसको, एक तो ग्रेविटी का एक पुल रोक रहा होगा, और दूसरा फ्रिक्शन भी इसको रोक रहा होगा। तो ग्रेविटी का पुल रोक रहा होगा और दूसरा फ्रिक्शन भी इसको रोक रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे एक बार दोबारा से डायग्राम बनाऊं इसके लिए, तो एक तो यहां पे फ्रिक्शन लग रहा, फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, ठीक है, और दूसरा यहां पर एक फ्रिक्शन लग रहा, दैट इज म्यू mg, मतलब म्यू इंटू एन लिखेंगे हम इसको, ऑब्वियस सी बात है। तो एक काम करते हैं, पूरा ही लिख देते हैं आपके लिए, आप फिर कहोगे सर ये तो हमें समझ में नहीं आया है, एक बारी फिर से वंस मोर, तो हमने कहा लिख देते हैं पूरा पूरा, ताकि आपको पहली बार में बढ़िया से आ जाए समझ, और वंस मोर की आपको आवश्यकता ना पड़े, तो हमने पूरा पूरा यहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से लिख दिया है, सब लिख डाला हमने, कुछ छोड़ा नहीं। तो हमने कहा कि देखो, एक तो लग रहा mg sin थीटा, एक लग रहा mg cos थीटा, एक लग रहा नॉर्मल रिएक्शन। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg cos थीटा के बराबर है, और म्यू इंटू एन होता है फ्रिक्शन, एन की वैल्यू mg cos थीटा, तो दो फोर्स उसको रोक रहे, दो फोर्स जाने से रोक रहे, ठीक है। अच्छा, अगर इसको कांस्टेंट रफ्तार से ऊपर बढ़ना है, अगर इसको कांस्टेंट रफ्तार से ऊपर बढ़ना है, तो जितनी पावर मोटर दे रही होगी, जितनी पावर मोटर दे रही होगी, वो पावर को mg sin थीटा और ये फ्रिक्शन खा रहे होंगे। आई बात समझ में, जो पावर मोटर दे रही होगी उसे कौन खा रहा है, उसे mg sin थीटा और ये फ्रिक्शन फोर्स मिलके खा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने mg को अपने केस में ले लिया, तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी की चिंता करने वाली बात नहीं है, तो ये लिखो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और फ्रिक्शन में खा रहा है, या तो ऐसे लिख लो, या फिर आप कहो mg sin थीटा और फ्रिक्शन दोनों का वर्क डन, दोनों की पावर मिलकर इंजन की पावर को खा रही है, इसलिए रफ्तार बढ़ नहीं रही, इसलिए रफ्तार बढ़ नहीं रही, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत शानदार, दमदार, मजेदार कॉन्सेप्ट है ये। आई, तो अगर इसकी रफ्तार v और ये रहे, तो पावर ऑफ इंजन क्या लिखा जा सकता है, पावर ऑफ इंजन लिखा जा सकता है ये वाला फोर्स mg sin थीटा, ये वाली रफ्तार v। अब आपको कहा कि तो उल्टे हैं, नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब तो नेगेटिव लिखना चाहिए, तो आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिखा। नेगेटिव बेटा मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं यहां पे, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है ये इसमें से एनर्जी निकाल रहा है, तो एनर्जी निकाल रहा है, तो जो निकलने वाली एनर्जी है इक्वल टू डालने वाली एनर्जी है ना, डाल कौन रहा है, इंजन डाल रहा है, इंजन इसको एनर्जी दे रहा है, mg इसकी एनर्जी खा रहा है, इंजन एनर्जी दे रहा है और mg इसकी एनर्जी को खा रहा है। मैं कह रहा हूं खाने वाली एनर्जी इक्वल्स टू देने वाली एनर्जी है, तो खाने वाली एनर्जी को निकालूंगा, दोनों पॉजिटिव को तो बैलेंस करूंगा ना। अगर मैंने आपको कहा कि 2 जूल एनर्जी खा गया और 2 जूल एनर्जी मिल गई, अब 2 जूल एनर्जी जो खा गया वो है -2, जो मिली वो है +2। जब इक्वेट करोगे तो आप +2 को -2 से इक्वेट ना कर दोगे, आपको 2 को 2 से इक्वेट करना है। आपने खाने वाली एनर्जी कितनी 2, मिलने वाली एनर्जी कितनी 2, तब इक्वेट करोगे। आई बात समझ में, इसलिए माइनस साइन नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे। आई बात समझ में आपको, प्लस इस फ्रिक्शन ने कितनी एनर्जी किस रेट से खा रहा है, ये है म्यू mg cos थीटा इंटू वी। आई बात समझ में। तो अब आपको m गिवन है, g पता है, थीटा पता है, v पता है, म्यू पता है, m पता है, g पता है, v पता है, थीटा पता है।
सब पता है, पावर ऑफ द इंजन निकल जाएगी। तो जो सारी वैल्यूज थी यहां पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन से गंदा आएगा क्योंकि जो डेटा हमें दे रखा है वो थोड़ा ऐसा दे रखा है, बट पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाए। आई बात समझ में बेटा? क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि अ व्हीकल ऑफ मास m इज एक्सेलरेटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रोड अंडर अ फोर्स चेंजिंग इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u to v इन अ डिस्टेंस s। बाप रे बाप, बहुत कंफ्यूजिंग सी लैंग्वेज लिख दी है। फिर से पढ़ते। एक व्हीकल है मास m का, एक्सेलरेटेड है और फ्रिक्शन नहीं है, और इसकी रफ्तार u से लेकर v तक बदल रही है और डिस्टेंस s चल रहा है। मतलब सारी इंफॉर्मेशन एक साथ में दे गया ये। अ कांस्टेंट पावर p इज गिवन बाय द इंजन ऑफ द व्हीकल। ठीक है, अब इसमें दे रहा है कि पावर जो है वो p दे रखा है, पावर इसको p मिल रहा है जिसकी वजह से इसके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना? अब कह रहा है क्या ये? अब ये कह रहा है बताओ v कितना हुआ, इसने पूछ लिया v कितना हुआ। ठीक है ना? ऐसे डिस्टेंस चला, v कितना होगा। तो हमने बोला पावर क्या होती है? हमने बोला पावर होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्या मतलब पावर तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदल रही, तो फोर्स भी बदल रहा होगा, फोर्स भी बदल रहा होगा। तो फोर्स कितना होगा? फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा जी, अब एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं v dv by dx, v dv by dx। अच्छा, अब आप कहोगे सर हमने एक्सेलरेशन को dv by dt क्यों नहीं लिखा? हमने एक्सेलरेशन को v dv by dx क्यों लिखा? अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है dv by dt, दूसरा होता है v dv by dx। तो आपने एक्सेलरेशन को dv by dt क्यों नहीं लिखा और dv by dx क्यों लिखा? अगर आप याद करोगे आरजी रूल तो समझ जाओगे वैसे तो, बट फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहां पर एस दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, मुझे डिस्टेंस वाला फॉर्मूला चाहिए था, इसलिए मैंने यहां पर एस लिखा। ठीक, बट कोई दिक्कत बात नहीं। P इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर dv by dx, v स्क्वायर dv इज इक्वल्स टू p टाइम्स dx डिवाइड बाय मास m। दोनों तरफ हम कर देंगे इंटीग्रेट, दोनों तरफ हम कर देंगे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करके मालूम पड़ेगा कि भैया 0 से लेकर s तक तो यहां इंटीग्रेट करना पड़ रहा और u से लेकर v तक यहां इंटीग्रेट करना पड़ रहा। ठीक, आइए देखते हैं आगे क्या होगा। आइए, तो v स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है v क्यूब डिवाइड बाय 3, तो v क्यूब डिवाइड बाय 3 लिमिट है u से लेकर v। अब p तो कांस्टेंट था, बाहर आएगा, m भी कांस्टेंट था, बाहर आएगा, dx का इंटीग्रेशन s आ जाएगा, तो p बाय m इंटू s आ गया। अब जब यहां पे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है? हमारा आंसर आएगा बेटा v क्यूब माइनस u क्यूब, 3 वहां ले जाते हैं तो 3ps बाय m एंड v इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ u क्यूब प्लस 3ps बाय m। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर आ रहा है, बट ये हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है भैया, बहुत बेहतरीन, शानदार, जानदार, दमदार, मजेदार। ठीक है, भोकाल भयंकर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा, ये है DPMT 2004 का क्वेश्चन। देखते हैं 4 नंबर हमारी जेब के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। एन इंजन पंप्स 100 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इन 5 सेकेंड। तो कह रहा है कि 100 किलोग्राम पानी हमारे पास है, 100 किलोग्राम पानी हमारे पास है, ठीक है ना। इसको हमने पहुंचा दिया है 10 मीटर की हाइट पे, ठीक है, 5 सेकंड लगे हैं इसको। गिवन दैट द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज 60%, इंजन की एफिशिएंसी 60% है, ठीक है। मतलब 40% कहां जा रहा है? 40% वेस्ट हो रहा है, पानी को नहीं मिल रहा, वेस्ट हो रहा है। साउंड में जा सकता है, जब मोटर चलती है, पंप चलता है, जो साउंड आता है ना, हीट में जा सकता है, साउंड में जा सकता है, तो वहां जा रहा है, ठीक है ना। पानी को नहीं मिल रहा है, पानी को केवल कितना मिल रहा है? 60% मिल रहा है। तो इंजन की पावर कितनी होगी? इंजन की पावर, पहले देखो इसको कितना एनर्जी मिल रहा पर सेकंड, इसको कितना एनर्जी मिल रहा पर सेकंड। तो 100 किलोग्राम पानी 10 मीटर की हाइट पे चढ़ रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी राइज कर रही, इसकी पोटेंशियल एनर्जी राइज कर रही। कितनी पोटेंशियल एनर्जी राइज कर गई इसकी? 100 मास
GNH MGH, ये पोटेंशियल एनर्जी उसकी राइज करी है। अगर इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी राइज करी है, कितने समय में राइज करी है बेटा? ये 5 सेकंड में। तो डिवाइड बाय 5, तो ये क्या हो गया? ये पावर है। ये कौन सी पावर है? ये वो पावर है जो पानी को मिली है। ये वो पावर है जो पानी को मिली है। पानी को मिलने वाली पावर कौन सी होगी? mgh, जो उसको एनर्जी मिली, डिवाइड बाय टाइम 5 सेकेंड। तो mgh डिवाइड बाय 5, दैट इज द एनर्जी, दैट इज द पावर जो कि पानी को मिली है। लेकिन पानी को कितनी पावर मिल रही है? पानी को पावर मिल रही है इंजन की पावर का 60%, इंजन की पावर का 60%। ठीक है, तो अगर x इज द पावर ऑफ इंजन, तो इसका 60% ही पानी को मिला और पानी की एनर्जी बढ़ गई 5 सेकंड में। आएगा समझ में आपको? ठीक है, तो ये हमने करा, पावर डिलीवर्ड टू द वाटर इज इक्वल टू 60% ऑफ द पावर ऑफ द मोटर और द पंप। ठीक है, अच्छा जी, इससे ये कटेगा, 5 से ये 2 हो जाएगा, 2 से ये 3 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.3 वॉट किलोवाट्स, 3.3 किलोवाट्स। द आंसर विल बी 3.3 किलोवाट्स के बराबर। दैट इज द पावर ऑफ द मोटर। 3.3 किलोवाट की मोटर है। ठीक भैया, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन। ये आया आपके पास DPMT 2004 में, 4 नंबर जेब के अंदर। आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है मास m का और इसको पुल किया जा रहा है कांस्टेंट पावर से। Find the speed of the block after it travels a distance x and after time t। ठीक है, इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी? नियरली जीरो है, नियरली जीरो है। इसकी रफ्तार नियरली ये रेस्ट पर था। ठीक है, और उसको हमने खींचा। ठीक, ओके, तो अगेन हम कहेंगे पावर क्या होता है? पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए, ये हम इस रूट से इसलिए जाना पड़ रहा है हमें क्योंकि यहां पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है, यहां पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है, पावर कांस्टेंट है। वेलोसिटी बदल रही है तो फोर्स भी चेंज हो रहा। ठीक, अगर फोर्स कांस्टेंट रखोगे, वेलोसिटी बदलोगे तो पावर कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, और पावर कांस्टेंट है तो वही एवरेज पावर है, तो आप टोटल वर्क डन टाइम टेकन भी कर सकते हो। बट यहां पर तो इंटीग्रेशन के रूट से हमें जाना पड़ता है क्योंकि पावर जो है वो कांस्टेंट है, फोर्स वेरिएबल है। ठीक है ना, फोर्स क्या है यहां पर? वेरिएबल है। ठीक है, अगर फोर्स हमारे पास वेरिएबल है तो हम क्या बोलेंगे? पावर इक्वल्स टू m इंटू a इंटू v। ठीक है, चलिए चलो अब देखो यहां से हम 2 चीजें लिख सकते हैं। यहां के बाद हम 2 चीजें लिख सकते हैं। पहली चीज, a को लिख दे dv/dt, और दूसरी चीज a को लिख दें vdv/dx। ठीक है, वी कैन राइट a एज dv/dt और a एज vdv/dx। दोनों में से कुछ भी हम लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसे लिखेंगे तो हमें v एज ए फंक्शन ऑफ t मिलेगा, और ऐसे लिखेंगे तो हमें v एज ए फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये p dt आ गया और m v dv आ गया, इंटीग्रेशन कर दिया 0 से लेकर t तक एंड 0 से लेकर v तक। तो कितना बेटा? p इंटू टी आ गया, m v स्क्वायर बाय 2 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम अगर, तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करते हैं हम तो क्या आएगा? तो हमारे पास आएगा बेटा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ pt डिवाइड बाय m, और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास? v की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2 pt बाय m। अब देखो, इसका एक शॉर्टकट जो मैं कह रहा था कि पावर अगर कांस्टेंट होती है तो हम पावर को वर्क अपॉन में टाइम भी लिख सकते हैं, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन में टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर टाइम के साथ निकालना है तो। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना है? हाफ m v स्क्वायर माइनस 0 टाइम कितना? t इक्वल्स टू p, v कितना आया? pt टू pt डिवाइड बाय m होल अंडर रूट। अब आप मैच करके देखो, आ रहे ना, विदाउट इंटीग्रेशन से निकाल पा रहे हैं। लेकिन सेकंड वाले पार्ट में दिक्कत है,
सेकंड वाले पार्ट में दिक्कत ये है कि जो टाइम है उसके साथ नहीं निकालना, एक्स के साथ निकालना। तो सेकंड में टाइम नहीं आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब ये वाला रूट हम पकड़ नहीं सकते क्योंकि एक्स के साथ निकालना है, टाइम को हमें हटाना है, तो टाइम तो निकालना पड़ेगा ना, नहीं है? तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन के रूट में जाना पड़ता है। तो बेस्ट तरीका हमारे पास ये रहता है। तो इंटीग्रेशन का रूट दोनों तरीकों में लगता है, ठीक है ना। और बिना इंटीग्रेशन का मैंने आपको ये बता ही दिया, यहाँ पर शॉर्टकट क्या है हमारे पास, ठीक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। dx को वहां लेकर जाते हैं तो p dx हो जाएगा, mv² dv हो जाएगा। दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर x तक और 0 से लेकर v तक। तो सॉल्व करने में हमें मिलेगा m v³ डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू p इंटू x। तो v की वैल्यू आ रही है क्यूब रूट 3 टाइम्स ऑफ px डिवाइड बाय m। ये हमारा आंसर आ रहा है भैया। तो ये v एज ए फंक्शन ऑफ x आएगा या v एज ए फंक्शन ऑफ t आएगा। दो तरीके से मैंने आपको बताया यहां पर, बहुत बढ़िया तरीके से ये हमारा आंसर निकल जाएगा और वापस से हमारे पास क्या होगा, 4 नंबर जेब के अंदर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक ब्लॉक है मास m का जो रेस्ट पर है और उसको पुल किया जा रहा है कांस्टेंट फोर्स से। फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स आफ्टर टाइम t। तो सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, तो बनाते हैं एक सुंदर डायग्राम। हमने कहा ये ब्लॉक है, इसका मास m है और इसको इनिशियली ये रेस्ट पर है और इसको हम खींच रहे हैं कांस्टेंट फोर्स से। देखो बेटा, पिछले वाले क्वेश्चन में जो पिछला क्वेश्चन था उसमें पावर कांस्टेंट थी, इसमें फोर्स कांस्टेंट है। अब क्या होगा आइए देखते हैं, ठीक है। फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स आफ्टर टाइम t। t टाइम के बाद कितना पावर डिलीवर हो, तो t टाइम के बाद आपको देखना है यहां पर हो क्या रहा होगा, t टाइम के बाद हो क्या रहा होगा, ठीक है। तो t टाइम में कुछ आगे बढ़ चुका होगा, इसके पास एक रफ्तार आ चुकी होगी। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन है फोर्स अपॉन में मास। अब एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट है ना यहाँ पे, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, बोलेंगे v बराबर u प्लस at, ठीक है। तो u 0 है इसका और a कितना है, f बाय m है और t से मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू हमें मिलेगी कितनी, f बाय m इंटू t। ठीक, क्या किया हमने कहा भैया कि इस पर फोर्स F लग रहा तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी आएगी, F बाय m आएगी। अब क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं। हमने बोला v इक्वल्स टू u प्लस at, a की वैल्यू F बाय m, पुट किया, सॉल्व किया, हमारा v मिल गया। अब पावर पूछी है आफ्टर टाइम t, तो मतलब टाइम t में पावर कितनी होगी। तो टाइम t की पावर निकालने के लिए मतलब इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है। तो इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होती है बेटा, F इंटू वी होता है, v कितना, एफ टी बाई एम। तो कितना पावर आ गया, एफ स्क्वायर टी बाई एम, ये पावर आ गया। दैट इज द पावर, एफ स्क्वायर टी बाई एम इज द पावर, एफ स्क्वायर टी बाई एम इज द पावर। अंडरस्टूड, क्लियर है, समझ गए। ये इंस्टेंटेनियस था। कोई अगर आपसे पूछ ले कि भैया एवरेज पावर कितना होगा टी टाइम में, तो एवरेज पावर होगा चेंज या वर्क डन, या फिर बोलेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन में टाइम टेकन, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन में टाइम टेकन। वी कितना है हमारे पास, वी ये रहा, तो हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर टी, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एफ स्क्वायर बाय 2m आ रहा, एफ स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर टी बाय 2m आ रहा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एवरेज अलग आ रहा है, इंस्टेंटेनियस अलग आ रहा है, एवरेज अलग इंस्टेंटेनियस अलग, समझ गए बात, बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन में हम कह रहे हैं कि एक मोटर है जो पानी ले रही है 10 मीटर अंडरग्राउंड से और डिलीवर कर रही है एक टैंक में जिसकी हाइट 10 मीटर। देखो आपने देखा इससे पहले भी मैंने क्वेश्चंस कराए थे, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन थे, टैंक वाले क्वेश्चंस थे, और ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में भी आ रखे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने ये एक क्वेश्चन और यहां पे डाला है। अब ये कह रहा है एक मोटर है जो 10 मीटर अंडरग्राउंड से पानी उठा रही है और कहां भेज रही है, कहां फेंक रही है, ये एक टैंक में फेंक रही है जो कि 10 मीटर हाइट पर है, 10 मीटर की हाइट पर है। द टैंक रिसीव्स वाटर एट अ रेट ऑफ, मतलब पानी जो उसके अंदर आ रहा है वो 0.5 kg पर सेकंड आ रहा है, तो हर सेकंड में आधा किलो पानी टंकी में गिर रहा है।
हर सेकंड में आधा किलो पानी टंकी में गिर रहा है, ठीक है, एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। और किस रफ्तार से गिर रहा है पानी? वो गिर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गिर रहा है। फाइंड द पावर ऑफ द मोटर इफ इट्स एफिशिएंसी इज 60%। तो पहले आपको करना वही है, पहले आपको सोचना है कि पानी को कितना पावर मिल रहा है, एक सेकंड में कितना एनर्जी मिल रहा है। पावर मतलब एक सेकंड में कितना एनर्जी मिल रहा है। तो एक सेकंड में 0.5 kg पानी उठता है, तो एक तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और दूसरा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, क्योंकि इसमें रफ्तार भी आ रही है। तो कितना एनर्जी बढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ गया? 0.5 m। g कितना है? 10। h कितना गया ऊपर? 10 + 10 20 मीटर गया। ये क्या है? ये एक सेकंड में पानी ने जो पोटेंशियल एनर्जी गेन करी वो है। और कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करी उसने? तो उसने काइनेटिक एनर्जी गेन करी है हाफ। मास कितना पानी का? 0.5 और रफ्तार कितनी है? 10। तो 10 का स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर। तो यह है एक सेकंड के अंदर जो टोटल एनर्जी पानी ने गेन करी है। एक सेकंड में जो टोटल एनर्जी उसने पानी ने गेन कर रही है, मतलब इतना पावर। क्योंकि मैं पर सेकंड की बात कर रहा हूं तो डिवाइड बाय 1 सेकंड करूंगा ना, तो डिवाइड बाय 1 सेकंड किया, वो एक ही बात होगी, पावर ही है। तो ये पावर है जो पानी ने रिसीव करी है। ये वो पावर है जो पानी ने रिसीव करी है। कहां से रिसीव करी है? मोटर से रिसीव कर रही है। लेकिन मोटर जितनी पावर दे रही है, क्या पूरी की पूरी पावर पानी को मिल रही है? मोटर जितनी पावर दे रही है, क्या पूरी की पूरी पावर पानी को मिल रही है? नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि केवल उसकी एफिशिएंसी 60% की है, तो 40% तो वेस्ट हो रहा है। तो मोटर की जो भी पावर है, केवल और केवल उसका 60% पानी को मिला। तो ये पानी के पास जो पावर आई है वो क्या है? पानी के पास जो पावर आई है वो क्या है? वो मोटर की पावर का 60% है। वो मोटर की पावर का 60% है। तो अगर मोटर की पावर x है, x क्या है? पावर ऑफ मोटर। x क्या है? पावर ऑफ मोटर। पावर ऑफ मोटर लिया मैंने। अगर x है पावर ऑफ मोटर, तो उसका 60% पानी को मिला। तो पानी को जो पावर मिला, उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक सेकंड में जो राइज करी, ठीक है ना, वो किसके बराबर है? मोटर की पावर का 60%। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इस 0 से ये टर्न घटेगा, 20 × 50 100 प्लस, ठीक है, 100 है, 5 से 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। 50/2 25 हो जाएगा। इज इक्वल टू x 60/100, इससे ये कट जाएगा। और x की वैल्यू 10/6 × 125 हो जाएगी, मतलब 1250 डिवाइड बाय 6। अब इसको सॉल्व करके आपको मिल जाएगा इतने वॉट पावर है मोटर की। इतने वॉट की मोटर है, इतने वॉट की मोटर आपने इसमें इंस्टॉल कर रखी। दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये समझ गए? तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 4 नंबर सीधा जेब के अंदर आएंगे। ठीक है बेटा, तो थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।